नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही धुआंधार शानदार प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर स्वागत है। आज ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 होगा और ये अच्छा सा सेशन आज के आपके सामने आज चलेगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे जीएस जीके की क्लास में वी के सर के साथ लर्निंग व्हील पर। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका दिया है दोस्तों, वनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके, जम्मू कश्मीर राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम राज्य में या उत्तराखंड राज्य में। बात हो रही है किस दर्रे की दोस्तों? याद रखना है, वनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दर्रा आपको देखने को मिलता है, सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा। और यहाँ पर एक और दर्रा है जिसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। तो आपके किस राज्य की बात की हमने? हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा आपको पढ़ने को मिलता है और एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, नाथुला दर्रा। दोस्तों, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये दर्रा हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्रों में नीति, नीति दर्रा और माना दर्रा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनमें से कौन से दर्रे? नीति और माना। और यहाँ पर एक बहुत ही दर्रा आप खास देखने को मिलता है, लिप लेक दर्रा। लिपु लेक दर्रा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपका एक दर्रा देखने मिलता है, जोजिला दर्रा। और कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना जोजिला दर्रा हमारा ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर पेंसिला दर्रा, पेंसिला दर्रा, और एक और दर्रा आपको देखने को मिला, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। और साथ ही आपका बनियाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य में। एक और प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दर्रा आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल। अरुणाचल में कौन सा दर्रा महत्वपूर्ण है वो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। तो यहाँ पर एंगाप दर्रा और आपका बोमडिल्ला दर्रा, बोमडिला दर्रा। यहाँ पर मणिपुर में एक दर्रा और याद रखिए दोस्तों। मणिपुर में एक बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया दर्रा है जिसको बोलते हैं तुजु दर्रा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं आपके, वो हमने आपको बड़े कायदे से बताए कौन कौन से दर्रे कहाँ पर। सिपकुल्ला और रोहतांग दर्रे आपके कहाँ हैं? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका मिलेगा सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। ठीक यहीं पे आपका उत्तराखंड राज्य में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपलेक दर्रा आपको याद रखना है। और सिक्किम राज्य में एक और दर्रा याद रखिए, डोकिया दर्रा, डोकिया दर्रा। नाथुला, डोकिया दर्रा। तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, आपको जम्मू कश्मीर में बनियाल दर्रा पड़ता है। यहाँ पर एक और बुर्जिल दर्रा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जोजिला दर्रा भी पूछा गया, सिपकिल्ला दर्रा याद रखना। यहाँ से आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी आपकी भारत में प्रवेश करती है सिपकिल्ला दर्रे से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन हैं आपके, गौरमाथा, किबिथू और इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर भारत की लोकेशन की बात करें, आपके अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आप जानते हो नक्शे में इस तरह से, थोड़ा डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा चित्र इसलिए छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पोजीशन दिखानी है। ठीक, देखिए, अगर भारत की स्थिति की बात करें तो इस तरह से ये लाइन हमने खींची है। ये भारत का पूर्वी बिंदु है,
आपको याद रखना है ये पूर्वी बिंदु है। और भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु कौन सा है आपको याद रखना है, ये हमारा आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जगह कौन सी है, किविथु। भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु कौन सा है आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किविथु। और ये कहाँ पर है तो आपको याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, भारत के दक्षिण का अंतिम बिंदु अगर बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। देखो यहाँ पर ये प्रश्न भी बनता है, भारत की मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। भारत की मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु आपका क्या है, तो ये आपका जो पड़ता है ये कन्याकुमारी पड़ता है। कौन सा पड़ता है, सॉरी कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी आपको पता होना चाहिए। भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु आपको याद रखना, भारत की मुख्य भूमिका अंतिम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। सबसे पश्चिम की बात करें अगर, तो यहाँ पश्चिम में आपका गुजरात में एक जगह पड़ती है जो भारत का ये पश्चिमोत्तर बिंदु है। भारत का अंतिम पश्चिमोत्तर बिंदु। दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये चारों बिंदु आपको पता है तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पड़ता है गुहार मोती, याद रखना है। गुहार मोती भारत का अंतिम पश्चिमोत्तर बिंदु है, गुहार मोती। और ये कहाँ पड़ता है, तो यह आपको याद रखना है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का अंतिम पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, ये आपको याद रखना पश्चिमोत्तर बिंदु। तो ये हमारा गोहार मोती या गौहर माता भी इसको कहते हैं, गौहर माता। ठीक, अगर बात करते हैं भारत के देखो पूर्वोत्तर बिंदु की, तो किबिथु हो गया, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको क्वेश्चन बनेगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें तो ये हमारा जो है, आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, ये अंडमान निकोबार है आपका। और वहीं पे आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु जो लगा हुआ है, दक्षिणतम बिंदु, अंतिम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखना है ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, पार्सन पॉइंट। दोस्तों कई बार एग्जाम में यहाँ से बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पार्सन पॉइंट या पार्सन बिंदु ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर आप, तो कौन सा, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, और इसी को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं, या इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जबकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। अब देखिए जो प्रश्न था हमारा, भारत का उत्तरी बिंदु की अगर बात करें, तो भारत के उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य है। और जम्मू कश्मीर राज्य के पास में जो सीमा लगी है, लद्दाख में इस समय भारत का एकदम किस पर है, ये उत्तरतम बिंदु है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है दोस्तों, उत्तरतम बिंदु आपका क्या है, अंतिम उत्तरतम बिंदु क्या है, तो ये जगह जो आपकी पड़ती है इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ पर है, तो ये याद रखिए, इंदिरा कॉल हमारा, ये हमारा कहाँ पर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये इंदिरा कॉल है। और ये कहाँ, लद्दाख में पड़ता है इंदिरा कॉल। ठीक, ये भारत का उत्तरतम बिंदु है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, एक पिग्मेलियन पॉइंट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत का पूर्वोत्तर अंतिम बिंदु अगर पूछा है तो किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का अंतिम पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है, ग्वार मोती, गुजरात में पड़ता है। और अगर ये पूछे भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, ठीक, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, तो ये आपका कन्याकुमारी पड़ता है। और भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो आपको याद रहेगा क्या है, इंदिरा कॉल। और ये आपका दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक, इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से एग्जाम में आपकी पेट के लिए क्वेश्चन बन सकता है, श्योरली मैं कह सकता हूँ।
तो चारों बातें आपको बड़े, पांचों बातें बड़े अच्छे से, पांचों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य क्या है? देखिए, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, आप जानते हो कितने, 28 राज्य हैं, और कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। तो टोटल जो टेरिटरी कितनी है? 36। 18 जोड़ लिए, 36 टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित और जो प्रदेश स्टेट हैं वो सभी मिलाकर कितने हैं? तो 36 यूनिट हैं, 36 स्टेट है। अब सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपका है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए, अगर क्रम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य जो हमारा है, ये हमारा पड़ता है नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। ठीक। अगर सेकेंड बात करें तो सेकेंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकेंड बड़ा राज्य कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट जिसका एरिया ज़्यादा है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, सेकेंड लार्जेस्ट। बात समझ रहे हो? दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो याद रखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है। और तीसरा अगर बड़ा राज्य पूछा जाए तो आपका तीसरा बड़ा राज्य हमारा क्या है? थर्ड हमारा ये है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर हमारा क्या आता है? फोर्थ, यानी चौथे नंबर पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो याद रखना है। जबकि पांचवा बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना गुजरात। वैसे पहले क्या था? पहले बड़ा राज्य कौन सा था? तो याद रखना जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये पांचवा बड़ा राज्य हमारा गुजरात है। तो फर्स्ट पर क्या है? राजस्थान, सेकेंड पर क्या है? मध्य प्रदेश, और थर्ड पर क्या है? महाराष्ट्र, और चौथे पर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, और पांचवें नंबर पर गुजरात आ जाता है। ठीक, आपको पता है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य याद रखना, भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य तो याद रखिए हमारा कौन सा है? तो ये हमारा गोवा पड़ता है। गोवा है। सेकंड नंबर पर आपका क्या आ जाता है? सिक्किम आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? आपको पता होगा, नागालैंड आ जाता है। ये छोटे राज्यों में है। ये भारत के कैसे छोटे राज्यों का क्रम है। ठीक, याद रखिए, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात में पड़ता है। आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात। ठीक। और केंद्र शासित राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य याद रखना दोस्तों, केंद्र शासित राज्य हमारा है लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य इस समय कौन सा है? तो लद्दाख है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं, केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लद्दाख है। ठीक। और अगर सबसे छोटे केंद्र शासित राज्य की बात करें तो लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा राज्य है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर का नहीं है? देखिए, भारत की अगर बात करें, ठीक, ये आपकी श्रीलंका लटकी पड़ी है। आप जानते हो यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, आपको पता होगा अच्छे से, तमिलनाडु क्षेत्र पड़ता है ये। फिर आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र लगा हुआ है इधर। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी, खाड़ी। ठीक, आपको बड़े अच्छे से पता होगा। ये आंध्र प्रदेश के बाद आपका क्या आ जाता है? उड़ीसा का क्षेत्र, ये लग जाता है उड़ीसा। इधर क्या है? इधर आपका केरल है। और केरल के बाद क्या? ये है कर्नाटक। कर्नाटक पड़ता है, आपको पता होगा। और ये आपका लगा हुआ गोवा। और गोवा के ऊपर क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के ऊपर आपको पता है यहाँ पर क्या पड़ता है? गुजरात। ठीक, ये अब थोड़ा समझने में आराम रहेगा। ये हमारा अरब सागर है, अरब सागर। बड़े अच्छे से इस प्रश्न को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको विद्यार्थियों, साथियों, आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अरब सागर का नहीं है? तो अरब सागर का नहीं है। देखिए, वेलिंगटन द्वीप की बात करें तो ये जो केरल राज्य है यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? वेलिंगटन द्वीप। कौन सा?
वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप पड़ता है। ये बिल्कुल कहाँ है तो आपको याद रखना है, ये वेलिंगटन हमारा पड़ता है केरल राज्य में। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में। यहाँ पर थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र है, थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र याद रखना। यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि यहाँ थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र का है, तो केरल वेलिंगटन द्वीप पर है प्रक्षेपण। और यहीं पे सारा आपका पड़ता है साराभाई स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर। और यहीं से क्या आपके लॉन्च किए जाते हैं, सेंटर से, यहाँ से क्या लॉन्च किए जाते हैं, तो रॉकेट लॉन्च, रॉकेट, भारत के रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। याद रखना कहाँ से, केरल राज्य से। और थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र और साराभाई स्पेस सेंटर आप जानते होंगे, ये जगह पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अरब सागर में पड़ता है द्वीप, कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। ऑप्शन में दिया था। सॉल्सट द्वीप की अगर बात करें तो ये लगा हुआ आपका मुंबई, ये है महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, मुंबई जगह बहुत अच्छे से पता होगी। मुंबई कहाँ किस राज्य में पड़ता है, तो ये आप जानते हो, जो हमारी सपनों की नगरी मुंबई है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका बॉलीवुड यहाँ पर है, और ये एक द्वीप पर बसा हुआ है, इसी को बोलते हैं सालसेट द्वीप। क्या बोलते हैं? सालसेट द्वीप। याद रखना दोस्तों, सालसेट द्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये अरब सागर में लगा हुआ द्वीप है, और इसी पर क्या बसा हुआ है, हमारा मुंबई बसा हुआ है। आपको पता है गुजरात के पास में जो आपका अरब सागर तो है ही, वहाँ पे खादिया बेट द्वीप आपका यहीं पे आपको दिखेगा। ठीक, कच्छ की खाड़ी आपकी यहाँ पर, कच्छ की खाड़ी आपको पता होगी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी यहीं पर आपकी स्थित है। ठीक, अब आपसे पूछा है एलिफेंटा द्वीप, ये और सालसट द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, ये अरब सागर में, यानी 1200 किलोमीटर दूर, मुंबई से 1200 किलोमीटर दूर आपका जगह पड़ती है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। याद रखना दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में, और ये एलिफेंटा के आसपास, एलिफेंटा के पास हैं। तो एलिफेंटा द्वीप आपका जानते हो कहाँ, मुंबई से 1200 किलोमीटर समुद्र में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। सॉल्सट द्वीप कहाँ है, जिस पर मुंबई पूरा बसा हुआ है। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो केरल में है। और ये तीनों द्वीप कहाँ के हैं? आपके अरब सागर में स्थित हैं। पूछा कौन सा द्वीप अरब सागर में नहीं, तो हमारा एक बचा है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। देखिए दोस्तों, याद रखना, व्हीलर द्वीप को ही, व्हीलर द्वीप को ही क्या, अब्दुल कलाम द्वीप, कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, इसी का नाम है कलाम द्वीप। आप जानते हो कलाम जी कौन है? हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं कलाम द्वीप, इन्हीं को व्हीलर द्वीप कहा जाता है। और ये आपका कहाँ, बालासोर उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बालासोर उड़ीसा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बालासोर उड़ीसा में। ठीक, ये हमारी चांदी रेंज, आपको पता होगा चांदी रेंज कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में व्हीलर द्वीप पर है, चांदीपुर रेंज, चांदीपुर रेंज। याद रखना दोस्तों, चांदीपुर रेंज कहाँ पर है, तो व्हीलर द्वीप में। आप जानते हो आंध्र प्रदेश में एक द्वीप पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रीहरिकोटा द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए? पेट एग्जाम के लिए है श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और आप बड़े, नेल्लूर जिला, जिला भी कभी कभी पूछ देते हैं, किस जिले में ये? नेल्लूर जिला, नेल्लूर जिला। और यहीं पर एक क्या आप खास बात देखने को मिलेगी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। याद रखना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कौन सा केंद्र आपको याद रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से आपके क्या सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है किस द्वीप से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ पड़ता है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, और ये आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है। व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, बालासोर उड़ीसा में, और इसे चांदीपुर रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक,
काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे द्वीपों की बात की इस तरह से। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अब आप देखिए दोस्तों, आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी आपने पढ़ी होगी, और ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर गुजरती है आपको पता होगा। ये आपकी बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए मतलब ये नदी गुजरती है। और ये मतलब कहने का मीन्स क्या है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है, अगर भारत की बात कर लें, देखो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। चलिए थोड़ा इंडिया का नक्शा भाई बना लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक ठीक ठीक, ये है बस। ठीक, आइए, आप जानते हो यहाँ पे आपकी मानसरोवर पर्वत, ये जो कैलाश श्रेणी है आपकी, यहाँ से नदी का जो उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारे पैरेलल 1100 किलोमीटर बहती है। ये अरुणाचल प्रदेश से एक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये जो आपके राज्य लगे हैं केरल राज्य, ठीक, यहाँ पे थोड़ा बांग्लादेश है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा डायग्राम में समस्या है। तो केरल देखिए, केरल में सॉरी केरल नहीं, असम, केरल नहीं, यहाँ पर क्या है, असम, असम से होते हुए नदी जो ब्रह्मपुत्र आती है और बांग्लादेश से पहले एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं, जहाँ पर एक द्वीप बनाती है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका असम में एक बहुत बड़ा द्वीप बनाती है जिसे कहा जाता है माजुली द्वीप। अभी भारत सरकार ने इसको क्या घोषित किया है, एक माजुली द्वीप पर कई सारे मतलब कई हजार लोग यहाँ पर रहने लगे हैं और इसे एक जिला घोषित किया गया है माजुली द्वीप को। तो क्वेश्चन ये था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो आपको याद रखना है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। और कौन सा द्वीप है? वो माजुली द्वीप है। सालसठ द्वीप की अभी हम पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं। इस पर मुंबई बसा हुआ है। क्या बसा है? हमारा मुंबई बसा हुआ है। ठीक, अरब सागर का ये द्वीप है। बेलिंगटन द्वीप अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में। ठीक, और एलिफेंटा द्वीप आप जानते हो मुंबई से लगभग, महाराष्ट्र से लगभग 1200 किलोमीटर दूरी पर। समुद्र में कौन सा द्वीप है? तो एलिफेंटा द्वीप है। अजंता एलोरा की गुफाएं यहीं पर हैं। ठीक, और हमने जो बात कही है माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। अभी हम नदियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमने उतनी बात नहीं की। और ये भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपकी चीन चीन होते हुए इसे सांगापो नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगापो नदी। किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगापो नदी भी कहा जाता है। एरलुंग जांगापो, यरलुंग जंगापो नदी भी किसे कहा जाता है? तो चीन में ये नाम किसके हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश एंगाब दर्रे से, किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो याद रखिए, एंग्याब दर्रे से भारत में ये नदी प्रवेश करती है, एंग्याब दर्रे से। कौन सी नदी? तो ये आपको याद रखना है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है माजुली द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दुनिया का एक बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। सेब, देखो यहाँ पर थोड़ा टर्म थोड़ा गलत है। सेब के लिए निम्न में कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? दोस्तों कई सारे ऑप्शन दिए हैं, इसमें देख लेते हैं। फूलों की घाटी, दून घाटी, जुकू घाटी, किन्नौर घाटी। फ्लावर ऑफ वैली, देखिए फ्लावर ऑफ वैली के नाम से, फ्लावर ऑफ वैली के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना, ये हमारी उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में पड़ती है फूलों की घाटी। दून घाटी भी आपने सुना होगा, ये भी आपकी उत्तराखंड राज्य में है। गौरी घाटी एक याद रखना, गौरी घाटी कहाँ पर है? तो आपसे पूछा जाए, ये उत्तराखंड राज्य में गौरी घाटी। मिलाम घाटी याद रखना, मिलाम घाटी कहाँ पर है? तो भी ये प्रश्न कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, मिलाम घाटी कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। जूको घाटी आपने सुना होगा दोस्तों, ये आपका पड़ती है नागालैंड में। कहाँ पड़ती है? नागालैंड में। काफ़ी कई बार प्रश्न पूछा गया है, नागालैंड में कौन सी घाटी है आपकी? जूको घाटी।
एक और घाटी आप याद रखना, जीरम घाटी। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न होना है, जीरम घाटी कहाँ से है? तो ये याद रखना छत्तीसगढ़ की घाटी है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की घाटी है, छत्तीसगढ़। ठीक, याद रहेगा। यूथांग घाटी ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? ये भी प्रश्न आप ले लेते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एग्जाम के लिए जरूरी है आपके, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। ठीक, घाटियों की बात हुई। एक दर्रा आपका सिक्किम में और पड़ता है, जेलेपला दर्रा, याद रखना। ये भी याद रखना, डोकिया दर्रा, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये किस राज्य में पड़ते हैं? तो आपको याद रखने हैं। ये तीनों कहाँ के हैं दर्रे? तो सिक्किम राज्य में। और सिक्किम राज्य में कौन सी घाटी? यूथांग घाटी, याद रखना, यूथांग घाटी। जुकू घाटी आपको पता होगी, नागालैंड की है। दून घाटी, गौरी घाटी, मिलाम घाटी, ये सब कहाँ की है? उत्तराखंड राज्य की। और फ्लावर ऑफ वैली आप जानते हो, ये कहाँ पड़ती है? आपके उत्तराखंड राज्य में। किन्नौर घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन क्या था, प्रश्न क्या था? सेबों के लिए जानी जाती है। कौन सी घाटी? किन्नौर घाटी। कौन सी घाटी दोस्तों? किन्नौर घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो सेबों के लिए जानी जाती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, तो आपको याद हो गया होगा। गौरी घाटी, मिलाम घाटी, ये सारी उत्तराखंड राज्य की हैं। धून घाटी भी। और आपका जुकू घाटी कहाँ है? ये हमारा पड़ता है नागालैंड में। झीरम घाटी की हमने बात की, ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। यूथांग घाटी हमारा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और आपको याद रखना है, यहाँ पर सिक्किम में एक दर्रा बताया जिसको बोलते हैं जेलेप्रा दर्रा, डोकिया दर्रा, जेलेप्ला दर्रा, नथला, ये सब सिक्किम में पड़ते हैं। यूथांग घाटी हमारी कहाँ पर है? तो सिक्किम राज्य में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और आने वाली लर्निंग व्हील पर जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी जी के जी एस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। और पूरी उम्मीद के साथ यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपके 100 जो भी प्रश्न आएंगे उसमें मैक्सिमम आपके प्रश्न कह सकते हैं हमारे पढ़ाए हुए ही फंसेंगे, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लाने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं। और फिर इसके साथ साथ एक सीरीज़ भी हम लोग चलाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जल्द, और उसमें भी आप जुड़िए जल्द से जल्द। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर प्रश्नों का समावेश करें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत और चीन के मध्य कौन सी झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कौन सी झील है दोस्तों? ऑप्शन दिए हैं, सुदर्शन झील, लोकटक झील, पेंगसे झील, चुलामू झील। देखिए, सुदर्शन झील की अगर बात करें तो ये गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात राज्य में। और आपको यहाँ पर सबसे अच्छा प्रश्न, सबसे अच्छी बात है, सुदर्शन झील की अगर बात करें तो यहाँ इस पर इसको किसने निर्मित करवाया था? तो आप जानते हो, अशोक ने इसको पूरा करवाया था। अशोक ने, किस राजा ने इसको पूरा करवाया था? अशोक राजा ने इसको पूरा करवाया था। किस झील को? सुदर्शन झील को। और इस झील का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील, ये कृत्रिम झील के नाम से जानी जाती है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण सर्वप्रथम करवाया था। अशोक ने इसको पूरा करवाया। ये कहाँ पड़ती है? तो गुजरात राज्य में। लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मणिपुर राज्य में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकटक झील, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट बात है आपकी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोकटक झील पर एक एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ। दोस्तों याद रखना, केवुल लामजाओ, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है? तो लोकटक झील हमारी मणिपुर में पड़ती है। ठीक, याद रखना है। और केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। किस झील पर है? तो लोकटक झील पर। किस झील पर है? लोकटक झील पर। और यहाँ एक विशेष प्रकार के किसकी प्रजाति पाई जाती है? हिरन की प्रजाति पाई जाती है। ठीक, कहाँ पर? इसी लोकटक झील पर पाई जाती है, क्योंकि ये विशेष रेयर स्पीसीज है वो हिरन की। ठीक, और यहीं पर आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बच्चों, स्टूडेंट,
आपकी इस कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लाए हैं। तो एक एक प्रश्न में आपके बहुत सारे प्रश्न हम करवा रहे हैं ताकि एग्जाम के लिए आपको एक बेहतर प्रश्न मिल सके। चुलामू झील आप जानते हो, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, एक झील और बता दें आपको। देखो, पेंगोसे झील भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी झील? पेंगोसे झील। और यहाँ पर आपने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट, और उसमें इस झील पर आपको लास्ट में आमिर खान टहलते घूमते नजर आए होंगे। और यही भारत और चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी झील? पेंगोसे झील। चुलामू भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सुदर्शन झील, जिसका चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था, अशोक ने उसको पूरा करवाया। लोकटक झील हमारी कहाँ पर है? मणिपुर में है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ एक मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद होगा। हैजोंग झील कछुए के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कुछ और प्रश्न ले लेते हैं इससे रिलेटेड। हैजोंग झील ये कछुओं के संरक्षण के लिए है। कछुओं का संरक्षण यहाँ दिया गया है। हैजोंग झील कछुओं का संरक्षण दिया गया है। आपको पता होगी, भारत की एक और झील की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी निर्मित, भारत की ज्वालामुखी निर्मित झील, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील, ज्वालामुखी निर्मित झील। कौन सी है? आपको लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है? महाराष्ट्र में लोनार झील। कौन सी झील? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आपको ये भी प्रश्न अच्छे से तैयार करके रखना है। साथ ही एक और प्रश्न आपको बता देते हैं यहाँ पर। भारत की देखो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। पिछले हम एक लेक्चर दे चुके हैं आपको, उस पर मतलब एक प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? तो आपको पता होगा कहाँ पर है आपकी झील, वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना, क्योंकि हम प्रश्न हम बता चुके हैं। अब आप जानिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं झीलों के बारे में। अगर बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट झील आपकी कौन सी है? आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। कौन सी झील है दोस्तों? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाड झील। ये कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना, ये हमारी वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। कहाँ, किस राज्य में पड़ती है? तो केरल में। ठीक, आपको पता होगा बुलर झील और डल झील हमने बताई था, जम्मू कश्मीर में है आपकी। ठीक, शेषनाग झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो बेरी नांग, शेषनाग, ये सारी झीलें कहाँ हैं? तो ये हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में है। और कई सारी झीलों पर हम और आने वाले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया दोस्तों। वेम्बनाड झील याद रखना, भारत की सबसे लंबी झील है। ये कैसी है? भारत की सबसे लंबी झील है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन दरबारी नहीं था? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं कालिदास, धन्वंतरी, वरुरिच और फयान। आपको बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये जो काल था, गुप्त काल का चरमोत्कर्ष काल, गुप्त काल का चरमोत्कर्ष काल, चरमो उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल का चरमोत्कर्ष काल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, ये कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम के लिए बहुत बनता है, कला और साहित्य का स्वर्ण काल, कला व साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश के
जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए हैं उनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे कितने, 9, आपको पता है। उसमें कालिदास क्या थे, प्रमुख थे। कालिदास संस्कृत के ज्ञाता थे, आपको पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृति थी। कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक और एक कृति आप जानते होंगे, रघुवंशम, रघुवंशम। ऋतु सिंगारम किसने लिखी, आपको याद रखना है, ऋतु सिंगारम। संहारम, ठीक। इसके अलावा मालिका अग्निमित्रम, मालिका अग्निमित्रम। इनकी और एक और कृति आपने सुनी होगी, विक्रोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम। ये आपकी कृतियां किसकी हैं, कालिदास की। और आप जानते हो भारत में कालिदास सबसे मुख्य कवियों में एक कवि माने जाते हैं, कालिदास। ये किनके काल में थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। धन्वंतरी, अगर कहा जाए आयुर्वेद के ज्ञाता, इन्हें क्या कहा जाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता। आयुर्वेद और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये क्या थे, वैद्य थे, आयुर्वेद के ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए नवरत्नों में एक थे आपके कौन, धन्वंतरी वे थे। वरुरुचि, अगर वरुरुचि की बात करें तो ये व्याकरण, इन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, व्याकरण के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता कौन थे आपके, तो आपके ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक वरुरुचि। यहाँ पर आपको शंख का नाम मिलेगा, अमर अमर सिंह का नाम मिलेगा, ये नवरत्न है, कालिदास, धन्वंतरी, वरुरुचि, शंकु, ठीक। और आपके अमर सिंह हो गए आपके, ठीक, हरिशेठ हो गए और बेताल भट्ट हो गए। ये कौन है, नवरत्नों में एक कवि हैं आपके, नवरत्न जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन, कालिदास, धन्वंतरी, वरुरुचि, आपको याद रखना है। वहाँ शंख भी थे, बेताल भट्ट थे आपके, हरिशेठ थे, ठीक, इस तरह से। और आपके 12 मिहिर, 12 मिहिर का नाम आपने सुना होगा, भूगोल वेता थे वो, भूगोल के जानने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। तो शंकु भी आपके, ठीक, इस तरह से बहुत नवरत्न थे किसके, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। लेकिन आपको याद होगा फयान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेकंड के काल में आने वाले एक दरबारी थे, क्या थे, दरबारी थे। तो ये बाहर से आए हुए यात्री थे, दरबारी, लेकिन ये नवरत्नों में शामिल नहीं थे। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, फयान किस काल में भारत आए थे, तो विक्रमादित्य सेकंड के काल में आपके फयान आए थे। और ये लगभग भारत में कितने वर्ष रुके थे, लगभग ये 13 वर्ष रुके थे, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 13 वर्ष यहाँ रहे। इनके बचपन का नाम क्या था, तो कुंड था। ऐसे ही आपको एक नाम और याद रहता होगा, वेनसांग, वेनसांग आपको याद होगा, ये किनके दरबार में आए थे सर्वप्रथम, तो वेनसांग का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। राजा हर्षवर्धन के काल में आए थे, राजा हर्षवर्धन के काल में आए थे, आपको याद रखना है, राजा हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, तो वेनसांग आए थे। और ये चीनी यात्री थे, और ये भारत आकर इन्होंने भारत के मतलब 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन, इन्हीं के मतलब वेनसांग ने क्या किया था, 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन भी कराया था। 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था, तो आपको याद रखिए ये करवाया था वेनसांग ने, हर्षवर्धन के काल में, किसके, हर्षवर्धन के काल में। तो 5वीं बौद्ध संगीत बुलाई थी, हीनयान महायान, महायान की श्रेष्ठता के लिए जो 5वीं बौद्ध संगति बुलाई थी, किसने, वेनसांग ने, राजा हर्षवर्धन ने बुलाई थी। और अध्यक्ष को तो वेनसांग, अभी किसके दरबारी थे, तो हर्षवर्धन के। फयान किसके दरबार में आए थे, तो आपको विक्रमादित्य के ये मतलब क्या थे, ये कार्यकाल में आए हुए दरबारी और यात्री थे, कहने का मतलब। और साथ ही आप जान गए हो कि ये क्या है, हमारे ये नवरत्न है, लेकिन फयान नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फयान यहाँ पर
और आपको बाद बाकी हमने नवरत्नों के नाम बता ही दिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं है? देखिए ऑप्शन है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सांची का मंदिर, आपका भीतरगांव मंदिर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, बोरोबुदुर मंदिर। देखिए देवगढ़ दशावतार मंदिर जो आपका है ये ललितपुर झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ललितपुर झांसी। आपको याद रखना है ललितपुर या झांसी में ये मंदिर पड़ता है। और कौन सा मंदिर आपको याद रखना है? ये देवगढ़ दशावतार मंदिर। ये गुप्त काल का श्रेष्ठ मंदिर है। कैसा है? गुप्त काल का श्रेष्ठ मंदिर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये ललितपुर झांसी में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। और झांसी, ठीक, ललितपुर झांसी में पड़ता है। सांची का मंदिर आपको पता होगा ये एमपी में है, एमपी और मध्य प्रदेश में, और ये रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। ये भी गुप्त काल का मंदिर है। गुप्त काल के मंदिरों में इसका भी निर्माण हुआ है। सांची का ये प्लेन मंदिर है और मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में, और ये गुप्त काल का मंदिर है। किस काल का मंदिर है? गुप्त काल का। भीतरगांव मंदिर ये कानपुर देहात में पड़ता है, कानपुर देहात में, और ये ईंटों का बना हुआ मंदिर है। ये कहाँ पर है? भीतरगांव मंदिर। ये बोला जाता है गुप्त काल, ये भी गुप्त काल की एक श्रेष्ठ कह सकते हैं कृति है गुप्त काल की। और गुप्त काल आप जानते ही हो कौन सा, हमने काल अभी कई सारे राजाओं का डिस्कस किया। विक्रमादित्य किस गुप्त काल के है ना, जिसमें समुद्रगुप्त का नाम आता है, आपके चंद्रगुप्त का नाम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है, और आपने कुमार गुप्त का नाम सुना होगा जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। बोरोबुदुर मंदिर ये कहाँ है? इंडोनेशिया मलाया में। ये याद रखना, इंडोनेशिया मलाया, इंडोनेशिया मलाया। ये मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर मंदिर। और ये बनवाया किसने था? तो शैलेंद्र शासकों ने। ये भी याद रखना। और ये 8वीं 9वीं शताब्दी में बना था ये मंदिर। ये शैलेंद्र शासकों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और ये इसमें गुप्त कला का मतलब गुप्त कला की चीज़ें तो मिलती हैं देखने को, लेकिन ये गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर नहीं है, बोरोबुदुर मंदिर। और आपको पता है विश्व का यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का बौद्धों का सबसे बड़ा मंदिर, बौद्धों का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये आपका बोरोबुदुर मंदिर। ये कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया मलाया में है, और शैलेंद्र शासकों द्वारा इसका निर्माण है। विश्व का बौद्धों का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो आपको याद रखना है ये हमारा मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर। और ये कहाँ? विश्व का बौद्धों का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है बोरोबुदुर मंदिर को, इंडोनेशिया मलाया में शैलेंद्र शासकों द्वारा ये 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। और गुप्त कला के हमने मंदिर बताया। गुप्त काल के कौन से मंदिर हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सांची का मंदिर मध्य प्रदेश रायसेन में, भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर देहात में। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी आपको हमने प्रोवाइड की है, आपको याद रखना है। और आपका विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हिंदू मंदिर कौन सा है? आपको पता है अंकोर वाट का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है दोस्तों? अंकोर वाट का मंदिर ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया देश में है। ये एक विष्णु मंदिर है। कैसा है? कंबोडिया में भी है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंकोर वाट का मंदिर, और ये कहाँ है? कंबोडिया देश में है। और ये विष्णु मंदिर है। कैसा है? यहाँ भगवान विष्णु की मंदिर में क्या है? स्थापना है। भगवान विष्णु की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हमने देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहा जाता है, ललितपुर झांसी में है। सांची का मंदिर ये एमपी रायसेन में, भीतरगांव कानपुर देहात में पड़ता है। बोरोबुदुर मंदिर ये विश्व का बौद्धों का सबसे बड़ा विहार या मंदिर कह सकते हैं, इंडोनेशिया मलाया में शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित है। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना कंबोडिया में। ये एक विष्णु भगवान का मंदिर है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पर हमने डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं।
गुप्तकालीन मंदिर शैली का गुप्तकालीन मंदिर शैली कौन सी है? ऑप्शन दिए नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या सभी। देखिए वैसे अगर बात कर लेते हैं, नागर शैली के जो मंदिर देखने को मिलते हैं उत्तर भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उत्तर भारत, यानी उत्तर प्रदेश में जो मंदिर हैं उनमें कौन सी शैली देखने को मिलती है? तो नागर शैली में मंदिरों का निर्माण है। बेसर शैली ये आपकी क्या है? ये आपकी मिश्रित शैली है। कैसी है? मिश्रित शैली है। ये मध्य प्रदेश की ओर जो भी मंदिरों का निर्माण है बेसर शैली में, ये मिश्रित शैली का उदाहरण है। इसमें मंदिरों की जो चित्रकला है वो मिश्रित है। ठीक, ये बेसर शैली। बेसर शैली क्या, मध्य भारत में जो भी मंदिर बने हुए हैं वो बेसर शैली में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली में जो मंदिरों का निर्माण है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बात समझ रहे हो, केरला, तो यहाँ पे दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण है। तो गुप्त काल में नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली तीनों विकसित रूप में थी और तीनों तरह के गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण भारत में हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा। ये सभी मतलब गुप्तकालीन के सभी तीनों शैलियां मंदिरों में देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न ये बात कर लेते, देखिए नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों, और बहुत ही शानदार क्लासेस होगी हमारी। और कहने का मीन्स ये हमारा कि हमारे साथ जुड़े रहिए लर्निंग व्हील पर, और आपको हम नई सोच के साथ और अच्छे प्रश्नों के समावेश के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए।